हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा नॉवेल वफ़ा हम निभाएंगे के पार्ट नंबर 8 को लेकर। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो तो गई थी, लेकिन पहली रात के बाद उनके दरमियान फासला नदी के दो किनारों की तरह था, जो साथ साथ तो चल रहे थे लेकिन उनका मिलाप मुमकिन नहीं था। शहरवानों को वो अपने साथ नहीं रख सकता था। माँ बाप को गड़े बहानों से समझा दिया था। वो लोग बेटे की बात सुनकर खामोश हो गए थे, और वैसे भी शहरवानों को उसके साथ रहने का कोई शौक़ नहीं था। शादी के तीसरे दिन अर्जेंट कॉल पर वो अपनी जॉब पर मुंबई वापस चला गया था। शादी से पहले तो वो महीने में किसी भी वीकेंड पर घर आ जाता था, लेकिन शादी के बाद तो वो महीनों के बाद घर में दाखिल होता। वो भी ऐसे आता कि सुबह आया और शाम को रवाना हो गया। रात घर में वो रुकना वो गुनाह समझता था। इसके अलावा फ़ोन पर रोज़ाना वालिदैन से बातचीत होती रहती थी, लेकिन शहरवानों से कोई राब्ता नहीं था। फिर बहुत जल्द खुदा ने शहरवानों के कदमों तले जन्नत लाने का फ़ैसला कर दिया। इस खुशी से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जैबुन्निसा और मुकर्रम अली साहब बहुत खुश थे। उनकी खुशी शहरवानों के सामने थी। अलबत्ता मोअज़्ज़म अली शाह के बारे में उसे कुछ खबर नहीं थी। हालांकि जैबुन्निसा ने उसे भी बाप बनने की इत्तला दे दी थी, लेकिन वो शख्स तो उसकी तरफ से मुकम्मल बेहिसी का मुजाहिरा कर रहा था। उन दिनों जैबुन्निसा ने तो उसे जैसे हथेली का छाला बना लिया था। हद से ज़्यादा उसका ख्याल रखती। इसके अलावा शहर की मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट से शहर बानों का ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर ने उसे शुरू के महीनों में ही जुड़वा बच्चों के होने से आगाह कर दिया था। सब खुश थे, लेकिन शहरबानो खामोश होकर रह गई थी। उसके अंदर ही अंदर ये दुख उसे खाए जा रहा था कि जिस शख्स की औलाद को वो जन्म देने वाली है, उसने एक बार भी पलटकर उसकी खबर नहीं ली थी। जैबुन्निसा बेटे की बेहिसी से पहले दिन से वाकिफ़ थी। हालांकि शहरवानों ने कभी उसे मोअज़्ज़म की शिकायत नहीं की थी। वो मोअज़्ज़म से इस मामले पर खुलकर बात करना चाहती थी, बस मौके की तलाश में थी। और फिर एक मौका उन्हें मिल गया। वो पूरे 2 महीने के बाद लंबी छुट्टियों पर घर आया था। जैबुन्निसा ने उसे डाइनिंग हॉल में ही घेर लिया था। उस वक्त दोनों माँ बेटे तन्हा बैठे थे। मेरी बात सुनो मोअज़्ज़म, अल्लाह तुम्हें औलाद की दोहरी नेमत से नवाज रहा है। इस वक्त तुम्हें शहरवानों का बेहद ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये तुम महीनों बाद शक्ल दिखाते हो। इससे पहले तो तुम शादी से पहले ही अच्छे थे। जैबुन्निसा संजीदा थी। शहरवानों ने आपसे कुछ कहा है? मोअज़्ज़म का फ्रेश मूड एकदम तब्दील हो गया। वो बेज़बान क्या कहेगी? क्या मेरी आंखें नहीं हैं? अभी तो मैं ये सब कुछ कह रही हूँ, और अगर तुम्हारे बाबा जान यहाँ मुस्तकिल रहते तो वो कब के तुम्हारे कान पकड़ चुके होते। उन्होंने बेटे को बड़ी नागवार निगाहों से देखा था। अम्मी जान, सब कुछ तो उसे दे दिया है, अब और आप क्या चाहती हैं? मोअज़्ज़म बिगड़ गया था। एहसान नहीं किया है तुमने उस पर। बीबी है, बीबी की हैसियत से वो सब उसका हक है। मैं कब कह रहा हूँ कि वो मेरी बीवी नहीं है? वो कुछ ढीला पड़ा था। बेटा, एक औरत मौत की हद को छूकर अपने शोहर की औलाद को जन्म देती है। यही एहसास कर लो कि वो तुम्हारी औलाद को जन्म देने वाली है। चलो, वो तुम्हारी सख्ती बर्दाश्त कर रही है, लेकिन क्या तुम अपनी औलाद के लिए भी इतना ही सख्त दिल रखोगे? जैबुन्निसा ने अच्छी खासी खिंचाई कर दी थी। अम्मी प्लीज़, वो परेशान हो गया था। मेरी बात पर ठंडे दिल से गौर करना बेटे। जैबुन्निसा कहते हुए कुर्सी से उठी और नरमी से उसके सामने पर थपकी देते हुए निकलती चली गईं। शहरवानों ने डरते डरते अपने बेडरूम में कदम रखे थे। मोअज़्ज़म बेड से टेक लगाए बैठा था। शहरवानों ने दरवाज़ा लॉक करके एक नज़र उस पर डाली और बेड पर आकर अपना तकिया आखिरी कोने पर लगाने लगी थी। ये तुमने अम्मी जान को कब से मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है? वो कड़े तेवरों से शहरवानों से मुखातिब था। क्या क्या मतलब है आपका? वो जो अपने ही ध्यान में थी, उसकी आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी थी। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मोअज़्ज़म ने तीखे लहजे में कहते हुए उसके बेडौल होते सरापे को पहली बार गौर से देखा था। ममता का नूर उस पर इस तरह बरस रहा था कि वो बेइंतहा हसीन और दिलकश दिखाई दे रही थी। मैं ऐसे चीप काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उसका इशारा समझते ही शहरवानों ने हिम्मत करके जवाब दे दिया था और करवट बदल कर लेट गई थी।
शहला बेगम अपनी मसरूफियत की वजह से कहीं निकली हुई थी अकेली। नगीना भी आज फारिग थी, लेकिन अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही थी। जहांगीर अहमद अलबत्ता रात से नहीं आए थे और अब घर में दाखिल होते हुए रात का नशा सर पर सवार था। नौकरों से मालूमात लेकर वो सीधे नगीना के बेडरूम में बगैर दस्तक दिए दाखिल हो गए थे। नगीना नाइट ड्रेस में बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। कोई फैशन मैगजीन खोले। जहांगीर अहमद पहली बार उसके कमरे में दाखिल हुए थे, लेकिन उनका इस तरह आना नगीना को बेहद नागवारा गुजरा था। वो बेड से उठ बैठी। हेलो प्रिंसेस। हल्के अंधेरे में लड़खड़ाते कदमों से वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसके बेड पर बैठे थे। अंकल, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आपको दस्तक देकर आना चाहिए था। नगीना को उनकी बेतकल्लुफ़ी हजम नहीं हुई थी। स्वीट हार्ट, आपके अपने कमरे में आने के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत है? जहांगीर अहमद लड़खड़ाते हुए उसे निहारते हुए बोले। अंकल प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। वो खौफज़दा हुई। चला जाऊँगा प्रिंसेस। वो आज तुम्हारी बॉडीगार्ड माँ तुम्हें अकेला कैसे छोड़ गई? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? प्लीज़ जाएं यहाँ से। वो सिसकती बेड के आखिरी कोने से जा लगी थी। वैसे प्रिंसेस, तुम्हें एक ख़ास बात बताऊं, तुम्हारी मामा को तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी दौलत पर कब्ज़ा करना चाहती हैं जो तुम अपने साथ लाई हो। देखो, और हाँ, तुम्हारे बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो आदमी बहुत अच्छा था। तुम्हारी माँ से उसे इश्क था। दोनों की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ बेवफाई की। वो अच्छी औरत नहीं है। फिर उसने मेरी दौलत के खातिर तुम्हारे बाप को छोड़ दिया। तुम्हारे बाप ने उसे नहीं छोड़ा था। उसने कोर्ट से तलाक मांगा। अकबर अली शाह बहुत इज्जतदार आदमी था और खामोशी से तलाक दे दी। वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और चंद दिनों में ही उसकी मौत हो गई। वैसे प्रिंसेस, तुम्हारी माँ जवानी में बहुत गजब चीज़ थी, इसीलिए तो मेरा दिल उस पर आ गया था और तुम्हारी माँ का दिल मेरी दौलत पर। लेकिन मैंने भी उसके नाम एक पैसा नहीं लगाया। हा हा हा। अब तुम्हारे नाम सब कुछ लगा दूंगा, लेकिन क्योंकि तुम अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूँगा। हा हा हा। जहांगीर अहमद ने नशे में अटक कर शहला बेगम की ज़िंदगी का अहम राज खोल दिया था और अपनी आइंदा की प्लानिंग उसे बता दी कर बेड पर चित बेहोश हो चुके थे। उनका आधा हिस्सा बेड पर था और टांगें नीचे लटक रही थीं। नगीना तो पत्थर बनी अपने बेड पर बेसुध पड़े जहांगीर अहमद को देखे जा रही थी। उनका ये रूप, जो कुछ उन्होंने कहा था, नगीना के लिए बिल्कुल नया था। उसी लम्हे शहला बेगम घबराई हुई नगीना के रूम में दाखिल हुई। बाहर नौकरों ने उन्हें पूरी मालूमात दे दी थी। नगीना को उन्हें देखकर होश आया था। वो बेड से उठकर भागती हुई उनके सीने से बुरी तरह लगकर रो रही थी और तमाम बातें उन्हें बता रही थी। शहला बेगम ने फौरन जहांगीर को नौकरों की मदद से उन्हें बेडरूम में भिजवाया था। बस करो नगी, रिलैक्स हो जाओ। शहला बेगम अपने राज खुलने पर खुद भी घबराई हुई थी, मगर नगीना को अपनी माँ में अभी भी कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी। देखो बेटा, जब ये शख्स नशे में होता है तो यूं ही उल्टी सीधी बातें करता है। तुम देखना, सुबह खुद जहांगीर तुमसे सॉरी कहेंगे। दिल ही दिल में तिलमिलाते हुए शहला बेगम शोहर पर गुस्सा करते उसे तसल्ली दे रही थी। उन्हें ये इत्मीनान हो गया था कि उनकी बेटी उन पर ज़रा भी शक नहीं कर रही है। और सुबह वही हुआ जो शहला बेगम ने कहा था। जहांगीर नाश्ते की टेबल पर नगीना से बड़े नॉर्मल अंदाज में मिले थे, बल्कि अपने कल वाले रवैये पर बाकायदा माफ़ी भी मांग रहे थे। खुदा ने शहरवानों को जुड़वा बेटों से नवाजा था। ख़ानदान में उसकी जड़ें अब इतनी मजबूत हो गई थीं, ये तो उनके तसव्वुर में भी नहीं था। एक बहुत बड़ी खुशी थी जो उसके हवाले से पूरे ख़ानदान को मिली थी। खुश तो शहरवानों भी थी कि अल्लाह ने उसके जीने का सामान पैदा कर दिया है, लेकिन तन्हाई में अपने बेटों को प्यार करते वो बड़ी शिद्दत से रोती थी। न जाने उसे क्या क्या याद आ जाता था। तीसरे दिन वो हॉस्पिटल से घर आई थी। मौज़म को इत्तला दे दी गई थी, लेकिन फ़िलहाल उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। लेकिन शहरवानों के कानों तक ये खबर पहुंच गई थी कि वो बेटों की पैदाइश पर बहुत खुश है। दोनों के नाम भी उसने उमैर और हमज़ा रखे हैं। ये सब बातें वो अपने वालिदैन के साथ करता था। शहरवानों के साथ तो वो भूल कर भी राब्ता नहीं रखता था और शहरवानों को तो ये सब कुछ दिखावा लग रहा था। उमैर और हमज़ा 10 दिन के थे और
وہ اچانک آ گیا۔ والدین سے مل کر وہ بڑی بےتابی سے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ شہربانو باتھ روم میں تھی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ بچوں کی کاٹ کی طرف بڑھا تھا۔ بڑی آزادی سے ان صحت مند اور گلابی گلابی گڈوں کو پیار کر رہا تھا۔ اس کے سوئے ہوئے احساسات پوری شدت سے جاگے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شہربانو ٹاول سے چہرہ صاف کرتی باہر نکلی۔ اس کی اس اچانک آمد پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، لیکن شہربانو کے انداز میں ایک اعتماد، ایک شان تھی، جبکہ معظم کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ اولاد تو میری ہے، یہ ایک ایسا غرور تھا جس نے معظم کو چند لمحوں میں ہی اس کی کیفیت سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ شہربانو کو نظر انداز کرتے ہوئے جھک کر سوئے ہوئے حمزہ کو پیار کرنے لگا تھا۔ اس کے رویے پر شہربانو سخت حیران تھی۔ شاہ جی ان بچوں کو اولاد کا نام دیں گے یا پھر فارمیلٹی کہیں گے؟ اعتماد سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معظم اس کی بات سن کر چاروں شانے چت گرا تھا۔ اٹھنے میں مشکل تو ہونی تھی۔ گود میں اٹھائے حمزہ کو اس نے بڑی احتیاط سے کاٹ میں ڈالا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا شہربانو کے نزدیک آ کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے وہ شہربانو نہیں کھڑی تھی جو شادی کے بعد اس کے سامنے ڈری سہمی رہتی تھی، بلکہ وہ آج روٹین سے ہٹ کر نظر آ رہی تھی۔ شہربانو اس کو اتنا نزدیک دیکھ کر بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ نگاہیں اٹھائی تو وہ اس کے سامنے سپاٹ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ میرے بچوں کی ماں بن کر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم میرے دل تک پہنچ جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے شہربانو، اس دل میں آج بھی نگی آباد ہے۔ معظم سنجیدگی سے کہتے ہوئے سخت لہجے میں اسے جتا رہا تھا۔ نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے معظم کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، بے شک تم نے اس گھر میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، لیکن میرے دل میں تمہارے نام کی ایک بھی کوپل نہیں پھوٹی۔ اور ہاں، آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ضرور۔ چاہے میں نے کچھ بھی کہا ہو، لیکن عمیر اور حمزہ میرے بیٹے ہی کہلائیں گے۔ معظم کے لہجے میں غرور نہیں، لیکن فخر کی جھلک ضرور تھی۔ وہ شہربانو پر سلگتی نظر ڈال کر پلٹا اور بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ شہربانو پتھر کی مورت بنی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انقلاب ہی آ گیا۔ وہ 2 مہینے بعد گھر آتا تھا۔ اب اپنے بیٹوں کی کشش میں ہر چھٹی پر آنے لگا تھا۔ زیب النساء تو بہت خوش تھی۔ وہ اکثر شہربانو سے کہتی، دیکھا شہربانو، یہ عمیر اور حمزہ کی محبت اسے تمہاری طرف پلٹنے پر مجبور کر دے گی۔ اب تو 2 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے، لیکن معظم اور شہربانو کے درمیان آپس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، بچوں کے متعلق ضرور باتیں ہونے لگی تھیں، لیکن ایک تبدیلی وقت کے ساتھ شہربانو کے اندر بھی آ گئی تھی۔ اب وہ معظم کی ہر بات پر سر نہیں جھکاتی تھی، بلکہ جو بات اسے ناگوارا گزرتی تھی اس کا جواب معظم کو دینا ضرور سمجھتی تھی۔ یہ حوصلہ اسے کچھ ساس نے دیا تھا اور کچھ ماں بننے کے بعد اس کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی معظم کو اس کے انداز بہت حیران کر دیتے تھے، لیکن وہ اس کے پیارے بیٹوں کی ماں تھی، یہ سوچ کر اسے لحاظ کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ فائرنگ کی آواز سہلا بیگم کے بیڈ روم سے آئی تھی۔ اس وقت گھر میں صرف نگینہ تھی، وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ بری طرح ڈر گئی تھی، لیکن پھر ہمت کر کے اپنے کمرے سے نکلی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نوکر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دھڑ سے شہلا کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گئی سہلا بیگم خون میں لت پت تڑپتی ہوئی نظر آئیں۔ ممی، ممی! وہ سہلا بیگم کو اس حالت میں دیکھ کر دیوانوں کی طرح چیختی ہوئی ان پر جھکی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ نگینہ تو دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ 2 نقاب پوش تھے، لیکن نگینہ تم میری بات غور سے سنو، یہ سب میرے ساتھ جہانگیر احمد نے کروایا ہے۔ اصل میں شروع سے ہی وہ تم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی وہ زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ کچھ دنوں سے وہ تمہاری وجہ سے لڑ رہا تھا، اور اب تو اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں مار کر تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا، ورنہ اسے بھی حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ سہلا بیگم درد کی شدت کو دباتے ہوئے اٹک اٹک کر کہہ رہی تھیں۔ جی اف! سہلا بیگم پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہہ رہی تھیں۔ گولیاں ان کے پیٹ اور سینے میں لگی تھیں۔
मामी मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ फ़ोन करके। वो फ़ोन की तरफ बढ़ने लगी। नहीं बेटा, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे तुमसे आज अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। हो सके तो अपना ताया ताई से भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे, वैसे मैं मुआफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ। सहला बेगम ने बेटी का हाथ अपने हाथों में लिया। नगीना आंसू बहाती सकते की कैफियत में उन्हें देख रही थी। देखो नगी, एक बार जहांगीर ने तुम्हारे कमरे में नशे की हालत में जो कहा था वो मेरी हकीकत है। ना मैं अकबर अली की अच्छी बीवी साबित हुई और ना ही तुम्हारे लिए अच्छी माँ। मैं तुम्हें दौलत की हवस में यहाँ लाई थी। नगी, मुझे चंद दिनों पहले ये एहसास हुआ कि मेरी एक बेटी भी है, मुझे माफ़ कर दो। शहला बेगम उखड़ती सांसों के साथ उसके आगे दोनों हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थीं। नगी पर तो जैसे गम और सदमे के पहाड़ टूटे थे। ये सब उसकी माँ की ज़बान कैसा भयानक एतराफ़ कर रही है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या बाबा जान, अम्मी जान और मौज़म ठीक कहते थे? आज एक अरसे बाद उसे उन लोगों की याद आ रही थी।